डिस्टोपिया को देखते हैं। हेलो, हाँ जी डिस्टोपिया, कैसे हो आप? हेलो, हाय गालिब भाई, क्या हाल है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आ रही, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ भाई, क्या बात करेंगे? एक्चुअली मैं एक जनरलाइज्ड लाइक हम्म, आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था एक इशू पे। जैसे बहुत सारे एथियस्ट्स या एग्नोस्टिक्स के चैनल्स हैं आजकल यूट्यूब पे जो मोस्ट ऑफ देम लाइक एंटी इस्लामिक है या सम आर लाइक जनरली एंटी रिलीजन या अगेंस्ट रिलीजन बात करते हैं। कुछ एक्स मुस्लिम्स भी हैं, कुछ एक्स क्रिश्चियंस एंड सो ऑन। तो कुछ कई बार इनके क्या होते हैं, डिबेट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किसी मुस्लिम स्कॉलर या मौलवी वगैरह इन सब लोगों से। तो उसमें एक ये नज़र आता है कि काफ़ी अनप्रिपेयर्ड तरीके से जैसे जाते हैं। जैसे आप अगर अभी अपनी स्ट्रीम पे कोई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आपने उस पर कोई रिसर्च की है या आप यू आर स्टिकिंग टू द टॉपिक। लेकिन जब इस तरह की कोई डिबेट होती है उसमें ये लगता है कि the other side is like more well prepared, or I don't know if it's just because कि पैनल कौन सा होता है या it's the टर्फ क्या है। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हारिस साहब का एक डिबेट हुआ था, आई थिंक कैसर राजा साहब के साथ। तो इट फेल्ट लाइक हारिस ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या जिस तरह से अपनी बात रखते हैं अपने खुद के स्ट्रीम्स में, या जब वो कोई मोनोलॉग वगैरह करते हैं या कुछ भी इस तरह की वीडियो डालते हैं, तो दैट फेल्ट लाइक मच प्रिपेयर्ड। लेकिन जो डिबेट में वो कर रहे हैं, दैट फील्स लाइक ही इज वेरी इल प्रिपेयर्ड एंड ही इज नॉट इवन स्टिकिंग टू द जो प्रेमिस रखी गई है डिबेट की या जो टॉपिक रखा गया है। सिमिलरली कल मैं जैसे अवैस इकबाल साहब एक और हैं, उनका एक सिमिलर मुनाजरा कह लीजिए कैसर राजा साहब के साथ ही था, या दूसरा मैं इनिशिएट किया था देखना जो उनके यासिर वाजदी साहब के साथ था। तो ऐसा लगता है कि लाइक दे आर वेरी नॉट वेरी प्रिपेयर्ड लाइक दे शुड बी। तो इसकी क्या वजह है, या हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट, या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आई जस्ट वांटेड टू देखें किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कि वो प्रिपेयर है या नहीं प्रिपेयर, ये हमें नजर तो जरूर आ सकता है, मगर वो क्यों नहीं प्रिपेयर ये मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, समझ गए? लेकिन आपने अगर वो देखे हो डिबेट्स या सुने हो, तो व्हाट वाज योर व्यू ओवरऑल, लाइक मैंने वैस डिड यू इकबाल फील का कि डिबेट का पहला पार्ट देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। ठीक है, और दूसरे हजरत की जो आप बात कर रहे हैं वो भी डिबेट मैंने नहीं देखी। ठीक है, हाँ अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिस पे आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का जवाब मेरी तरफ से आना चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, वो आप मुझे बता सकते हैं, मगर अगर आप ये कहेंगे फलां जगह पे फलां प्रिपेयर्ड नहीं था, हो सकता है आपका ओपिनियन ठीक हो, मगर मैं क्यों है ऐसा ये मैं नहीं आपको बता सकता। ये सारी बात आपको उन लोगों से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कोई जी क्वेश्चन ठीक ऐसा बात हो है। जिसे आपको लगता है कि उसका आंसर ठीक नहीं दिया गया तो आप मोर देन वेलकम, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जैसे कि लेट मी जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग जो अभी और मैं जिस प्रेपरेशन के बगैर दे दूंगा आपको। ठीक है, प्रिपेयर प्रिपेयर। नहीं, मैं हाँ, वैसी कोई बात नहीं है भाई। तो जैसे अभी एक कोट की बात भी हो रही थी यहाँ पे, कार्ल सेगन का जो कोट था, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो कल जब मैं अवैस इकबाल साहब का वो डिबेट इनिशिएट किया था मैं देखना, तो इनिशियली वो लोग इस प्रेमिस पे बात करना चाह रहे हैं। अपेरेंटली डिबेट का टॉपिक ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, खुदा है या नहीं है। तो बात वहीं से शुरू हुई थी। वाजी साहब का जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट था उसमें वो ये था कि डिफॉल्ट आपके नज़दीक डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म है, लेकिन हमारे नज़दीक डिफ़ॉल्ट पोजीशन थीज़म है। यानी कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा से एक क्रिएटिव फोर्स में बिलीफ रखता था, लेकिन उस वजह से हमें प्रूफ नहीं देना है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। हालांकि इट्स अ वेरी वियर्ड क्लेम, बिकॉज प्रूफ उसी चीज़ का दिया जाता है जब आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं। आई मीन वी कैन से, अगर आप गॉड बोल रहे हैं, वी कैन ऑल्सो से लाइक व्हाई इज इट नॉट अ मैजिक टी पॉट फॉर एग्जाम्पल। व्हाट इज द प्रूफ कि यूनिकॉर्न नहीं है खुदा की जगह पे? सो इफ देयर इज अ क्लेम, उसी का एविडेंस देना चाहिए, विच इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग। लेकिन उनका ये क्लेम था कि डिफॉल्ट पोजीशन जो इंसान की है वो थीइज्म है, और एथीइज्म जो है इट केम मच लेटर। So how do we address this premise first of all?
पहली बात तो ये है कि वाजदी का ये कहना कि डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन इंसान की फ़ेथ है, ये बेसिकली सीरियस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर जब इंसान सोचे, तो वो समझता है कि ये आर्ग्यूमेंट है। मगर एवोल्यूशन इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैं इस चैनल पे अक्सर थ्योरी ऑफ माइंड का ज़िक्र करता रहता हूँ, ठीक है? थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहती है, और ये एक एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि इंसान के अंदर जब वो अपनी एवोल्यूशनरी मनाजिल तय कर रहा था, तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि मैं कुछ सोच सकता हूँ और मेरे ओपिनियंस हैं, मैं किसी चीज़ को सोच सकता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ हुई अपीयर इंसान के अंदर कि सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है? इंसान अपने आप को रिकॉग्नाइज़ भी कर सकता है। इंसान के जो बच्चे होते हैं ना, वो तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में शीशे में अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना, बल्कि शायद इससे भी छोटे करते हैं, मुझे अब सही याद नहीं है। एक ख़ास पॉइंट होता है, जब दिमाग के अंदर कुछ एरियाज़ ख़ास तौर पे डेवलप होते हैं, तो वो अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मगर जब वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो फिर वो जाके ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि दूसरा इंसान इनके बारे में कुछ सोच रहा है, ठीक है? इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरा इंसान जो है ना, उसके पास भी माइंड है और वो माइंड भी सोचता है। फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग से ये बात समझ में आती है कि वो जो माइंड सोचता है ना दूसरे इंसान का, वो मेरे बारे में इल इंटेंट भी रख सकता है, गुड इंटेंट भी रख सकता है। वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है, मुझे फायदा भी दे सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग जाके बच्चों में 11 साल के करीब या 8 साल के करीब, 8 से 11 साल के दरमियान ये आनी शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है? तो मसला ये है कि क्योंकि इंसान एक हाईली सोशल एनिमल है और सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो सोशल इंटरेक्शन है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान हर वक्त ये बात के बारे में सोचे कि कहीं वो दूसरा मेरे बारे में गलत बात तो नहीं सोच रहा। दूसरा अगर मुझसे नाराज है तो मुझे नुकसान होगा, दूसरा मुझसे खुश है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। अब इससे अगला स्टेप, ये जो एबिलिटी है हमारे अंदर शायद आज से 1 लाख या 2-3 लाख साल पहले इवॉल्व ये दोनों एबिलिटीज हो चुकी थी, ठीक है? मगर उससे अगला स्टेप ये है कि इंसान ने फिर यही नहीं समझा कि दूसरा इंसान मेरे बारे में इल इंटेंट रख सकता है। इंसान ने ये भी सोचा कि पहाड़, नदियाँ, ज़मीन, चाँद, सूरज, ठीक है? ये सब चीज़ें भी इल इंटेंट रख सकती हैं, ये मुझसे नाराज़ हो सकती हैं। और क्योंकि इंसान फिज़िकली उनको खुश करने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए इंसान ने पूजा-पाठ या कुर्बानी या इस तरह की चीज़ें उनके लिए शुरू कर दी। जब इंसान समझता कि जी दरिया का खुदा मुझसे नाराज़ है, तो इस साल दरिया में फ्लड नहीं आएगा, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक दरिया के खुदा का नाम दे दिया और मिस्र में बाकायदा रिवर गॉड की पूजा होने लगी, ठीक है? नाइल रिवर के गॉड्स हर वक़्त डिनोट रहते थे, ठीक है? तो मसला ये है कि ये इंसान की उस एबिलिटी, खुदा में बिलीफ या सुपरनैचुरल में बिलीफ असल में इंसान की थ्योरी ऑफ माइंड की मिसफायरिंग है, ठीक है? एवोल्यूशन में ना जो मैकेनिज़्म्स आपके पास होते हैं ना, वो एक पर्पज़ सर्व नहीं करते और कई बार एक मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि वो आपको एक साइड पे फ़ायदा दे रहा है, मगर दूसरी साइड पे आपको नुकसान दे रहा है। जैसे हम एक सिंपल बात करते हैं कि एक हम सिंपल बात कर रहे हैं कि अब एक हम ये जानते हैं कि मछलियाँ तो एक और चीज़ है, मगर हम ये जानते हैं कि बहुत से मैमल समंदर में रहते हैं, ठीक है? उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता कि जब वो ज़मीन पे वापस आते, जैसे वो सारे जानवर ज़मीन पे वापस भी आते हैं, ठीक है? उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता कि जब वो ज़मीन पे वापस आते तो उनके पास अच्छे पाँव होते ज़मीन पे भी चलने के लिए। सी लायंस हो गए, फिर और इस तरह के बहुत सारे जानदार हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि एवोल्यूशन जब एक चीज़ में बेनिफिट देती है, तो दूसरा वो नुकसान बन जाता है। वो ज़मीन पे नहीं कोई फ़ायदा दे रहा, ठीक है? वो जो जो भी उनके फ्लिपर्स हैं। उनके दोनों पाँव पीछे वाले आपस में जुड़ के एक दुम जैसा स्ट्रक्चर बन गए हैं, मछली की दुम जैसा। मगर ज़मीन के ऊपर आने के लिए वो उल्टा नुकसानदेह हैं कि ज़मीन पे वही चीज़ उन्हें हार्म कर रही है, ठीक है? तो यहीं पे थ्योरी ऑफ माइंड जो हमें एक सोशल सेटिंग में रहते हुए दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने या खतरे को भांपने के बारे में एक बहुत ही परफेक्ट टूल है। वो दूसरी तरफ मिसफायर करता है तो हमें सुपरस्टिशियस बिलीफ्स भी देता है कि पहाड़, नदी, दरिया, स्पिरिट्स होते हैं, गोस्ट होते हैं, गॉड होता है, ठीक है? तो असल में थ्योरी ऑफ माइंड की जो एक्सट्रीम मिसफायरिंग है ना, वो एक ऑल इनकम्पसिंग सुपर नेचुरल गॉड जो कि सब चीज़ों का मालिक है, उसमें रिज़ल्ट करती है, ठीक है? तो बात ये है कि वाजदी को ये बात हम समझा सकते हैं, मगर ज़ाहिर-सी बात है कि वो मानेगा नहीं।
इसका जवाब ये बनता है कि वो अगर समझता है ना कि हमारी नेचर में, सरिश्त में, जैसे गांधी साहब बड़े आराम से कह देते हैं कि खुदा की परस्तिश हमारी सरिश्त में है। सरिश्त का मतलब क्या होता है? नेचर, ये हमारी नेचर में है। मगर गांधी साहब क्योंकि साइंटिफिक आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर से बिल्कुल ना बलद हैं, और मुझे पता है कि वाजदी को तो, गांधी को शायद को थोड़ा पता हो, वाजदी तो बिल्कुल ही पैदल है ना, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा इस बारे में। तो जवाब इस बात का अगर दिया जाए कि वाजदी की पोजीशन गलत क्यों है, तो वो यहां से आता है, ठीक है। और ये बात कि अगर कोई इंसान ये कहेगा जी नहीं इंसान की डिफॉल्ट पोजीशन ये है, भाई डिफॉल्ट पोजीशन आप बेशक मान लें कि वो गॉड में बिलीव कर रहा है, मगर वो डिफॉल्ट पोजीशन है गलत है, ठीक है। वो इसलिए कि वो आपके ब्रेन के उस मैकेनिज्म की एक गलती है जो कि आपको ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन, ग्रेटर सोशल रिस्क मैनेजमेंट और ग्रेटर सोशल रिवार्ड मैकेनिज्म को मैनेज करने के लिए आपको एक न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क एवोल्यूशन ने आपके दिमाग के अंदर दिया। ये उसकी बड़ी सीरियस किस्म की मिसफायरिंग है। इतनी सी बात है जो कि समझाने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली वाजदी को और ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करता कि भाई ये ड्रामा है जिसको आप गलत समझ रहे हो, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो सब्सटेंशिया सर, नॉन कंफर्मिस्ट, आप दोनों भी इसमें कुछ ऐड कर दें। बेहतरीन गालिब, आपने बहुत ही जी नहीं आप बोले सर, नहीं आप बोले, अच्छा ज्यादा ऐड नहीं करना। अच्छा नहीं गालिब, आपने बहुत आर्टिकुलेटली इसको एक्सप्लेन किया है। इस पर थोड़ा सा बिल्ड करते हैं और फिर विल गेट बैक टू जब मैंने जहां से डिसकंटिन्यू किया था। देखें जी, गालिब ने ये जो बात कंक्लूड की है कि डिफॉल्ट पोजीशन होना एक और बात है, और उस डिफॉल्ट पोजीशन का सही होना और एविडेंस को सस्टेन कर पाना ये एक मुख्तलिफ बात है। इन दोनों बातों में तखसीस करना सीखिए, मैं किसी के लिए भी इल्तमास है, ठीक है। हमारे ब्रेन में जिस तरीके से अभी गालिब बता रहे थे, इतने मैकेनिज्म्स हैं जो कि एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये रूल्स ऑफ थंब, एक जनरल रफ मैकेनिज्म्स जो कि डिफॉल्टली फायर करते हैं, एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एवोल्यूशन को जो आपको ओवरऑल बिग पिक्चर में अगर एक रूल ऑफ थंब ऑन एवरेज चलता है इन दो सर्कमस्टेंसेस, तो एवोल्यूशन में वो चीज फेवर होती है। जिस तरीके से जब आप सोशल ग्रुप्स में रहना शुरू करते हैं तो ये अस्यूम करना कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका कोई इरादा है, वो भी सोच समझ रहे हैं, जिस तरह गालिब कह रहे थे, ये एक आपके लिए एक अच्छा रूल ऑफ थंब है और आपकी ये डिफॉल्ट पोजीशन बन रही है। अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं पत्थरों पर, आसमान पर, पहाड़ों पर, तो ये आपकी डिफॉल्ट पोजीशन की मिसफायरिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारी अंदर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स में कितनी ही चीजें हैं जो कि इस तरीके से डिफॉल्ट पोजीशन के तौर पे इवॉल्व की हुई हैं, मगर वो मिसफायर करती हैं और बुरे तरीके से मिसफायर करती हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड, वो आपका इम्यून सिस्टम है। हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन एंटिटी के अगेंस्ट, इंट्रूडर के अगेंस्ट, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए इवॉल्व किया है। जितनी आपकी एलर्जीज हैं, जो हाइपर एलर्जीज हैं, वो आपकी अक्सर औकात आपके इम्यून सिस्टम का ओवर रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। अब वो है तो डिफॉल्ट पोजीशन आपकी इम्यून सिस्टम की कि कोई चीज अंदर गई, उसने कहना ये तो फॉरेन इंट्रूडर आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, अटैक करो। अब जब 2-4 साल पहले, अभी 2020 के अंदर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तो हर किसी ने नाम सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म का। वो दरअसल वो जो साइटोकाइंस हैं वो आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स होते हैं जो कि इस एक फॉरेन एंटिटी को, वायरस को समझ के कि वो अटैक कर रहा है, वो ओवर रिस्पॉन्स में चले जाते हैं और खुद आपकी बॉडी के अपने सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि डिफॉल्ट पोजीशन है कि अटैक करो, ठीक है। मैं अक्सर बताता हूँ कि बैक के अंदर हमारी डिफॉल्ट पोजीशन क्या है कि जी आपकी जब स्लिप डिस्क होती है तो वो आपकी डिस्क चूंकि स्पाइनल कॉर्ड पे इम्पिंज कर रही होती है, वो जो नर्व है वो टांग की तरफ से आ रही होती है। हमारी डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि हमारा जहन पूरी जोर शोर से हमें ये बता रहा है कि आपकी टांग में तकलीफ है, वो डिफॉल्ट पोजीशन है। लेकिन जब आप उसको रैशनली इन्वेस्टिगेट करते हैं अपनी डिफॉल्ट पोजीशन को इन द लाइट ऑफ एविडेंस, तो आपको पता लगता है यार हाँ मेरी डिफॉल्ट पोजीशन थी, मगर इन द लाइट ऑफ एविडेंस, इन स्पाइट ऑफ माय डिफॉल्ट पोजीशन, वो गलत थी। तो लिहाजा डिफॉल्ट पोजीशन होना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इट्स अ नॉन आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट पोजीशन आल्सो हैज टू बी एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ एविडेंस। असल बात ये है, ठीक है।
और उसकी बेसिस पर आपको अपनी डिफॉल्ट पोजीशन को अनलर्न करना है, जो कि जाहिर बात है कि बड़ी डीपली रूटेड हो सकती है आपके अंदर, लेकिन उसको अनलर्न करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।